नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आज का जो दौर है, महामारी का जो दौर है, कोविड-19 अपनी चरम सीमा पर है। तो सभी दर्शक साथियों एवं प्रदेशवासियों से अनुरोध करूंगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें, मास्क लगाए रखें, घर से बाहर कम निकलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं मेरे गांव का गौरव, मेरा सौभाग्य पार्ट 4 के अनुसार आज उसके जो पार्ट 4 की शूटिंग के लिए मैं आया हूं। हमारे साथ में मेरे गांव बड़म्बा के और पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत में तहलका मचाने वाले हरियाणवी लेखक एवं हरियाणवी गायक श्रवण कुमार बड़म्बिया जी, उनके पास में आया हूं। आज उनसे बातें करेंगे कि अपने जीवन के दौरान उन्होंने कहां तक ऊंचाइयां छुई और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आइए बात करते हैं इनसे। राम राम भाई। राम राम जी, नमस्कार जी। और श्रवण भाई कैसे हो? बढ़िया कौन भाई, अच्छे हैं। दिन मतलब महामारी के कारण तो आपको पता है जैसा भी माहौल चल रहा है, पर आप लोगों की कृपा से और ऊपर वाले की कृपा से रोजी रोटी अच्छी चल रही है, खाना पीना और काम वगैरह का तो आपको पता है बंद ही है। काम तो जैसे कि सभी जगह के जो प्रोग्राम्स हैं, 2-4 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो सकते तो प्रोग्राम कहाँ से चलेंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे तैसे भी है, वो हर आदमी को अपना जीवन जीना पड़ता है और बुरा दौर कुछ ही समय के लिए होता है, गुजर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रवण भाई, पहले तो ये बताइए कि आप कितने साल से इस कार्य में लगे हुए हैं? मैं जी काफ़ी इंटरव्यू मेरे पहले भी आए हैं और पहले भी बताया है, क्योंकि ये मेरी लाइन बचपन से ही है। मैंने और कुछ काम किया नहीं। एक जीविका के साधन के लिए तो चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़ जाए, पर मेरा एक शुरू से ही यही काम रहा है। क्योंकि आप तो गांव के हो, आपको हर एक चीज़ का पता है। कब मैंने मटका बजाना स्टार्ट किया, कब बेंजो बजाना स्टार्ट किया, कब गाना स्टार्ट किया, तो आपको इन तकरीबन बातों का पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं लगा लो 4th क्लास से लग गया था इस लाइन में। 95 में बाढ़ से पहले ही मेरा रुझान था कि मैं ऐसे ऐसे मटका बजाऊं और आगे अपना मेहनत करके अपना नाम कमाऊं, अपने गांव का नाम कमाऊं। श्रवण भाई, वैसे तो मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ, बचपन से ही मैं आपको जानता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने आपको रागनी गाते हुए भी देखा है और बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने रागनियां गाई हैं। तो समय के साथ बदलाव और उसी के अनुसार आपने जो अपना जो कार्यक्रम, जैसे रागनियों प्रोग्राम से बदल के आप गाने की तरफ अग्रसर कैसे हुए? मैं भाई साहब मटका बजाता था, बेंजो बजाता था। जैसे अपने सत्य फरवानिया जी हैं, उनके साथ जाता था। विनू चौधरी है, उनके साथ जाता था। सुनील दुजानिया, उनके साथ। बाली शर्मा, महाशय पाले राम, मतलब हर एक के साथ मैंने संगत की है मटका बजाने के दौरान। फिर उस दौरान अपने डीजे का दौर शुरू हुआ, तो मेरी सोच थी कि मैं एक अपने माहौल को भी चेंज करूँ, एक लाइन को भी चेंज करूँ। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि इस लाइन से निकल के मटके में ये होता था कि भाई रागनी कंपटीशन में जातिवाद सोच ज़्यादा चलती थी। उसमें मेरा लेवल कोई था नहीं कि भाई इसमें कोई तेरे को पैर पसारने देंगे या गाने देंगे, क्योंकि शिक्षा घर से ही मिलती है। पहले गांव में मैंने एक बार कोशिश की थी, गांव ने किलकिया वगैरह मार के मेरे को बैठा दिया था कि तू नहीं गाएगा। तो उसी दौरान मैंने फिर अपनी लाइन चेंज करने की कोशिश की थी। मैं तब मार्बल की घिसाई का काम करता था अपने मामा के गांव में। तो उसी दौरान वहाँ काम करके मैंने सपना स्टूडियो में 5,000 रुपये में 8 भजन रिकॉर्ड किए। बालाजी की एल्बम थी। तो उस दौरान भी मतलब कोई भी लाइन पहले आती है, उसमें मुसीबतें आती है। कोई भी इंसान हो, कोई भी काम शुरू करता है, उसका रिजल्ट बहुत साल बाद मिलता है और पहले तो कठिनाई आती है। तो उस दौर पे मेरी किसी ने, बहुत से बंदे ऐसे थे जो कंपनी वाले थे, ये बोलते थे कि भाई
अगर तू पोस्टर वगैरह के पैसे देगा तो तेरे भजन रिलीज कर देंगे। अगर तू माल छपने के, उस टाइम पे तो वीडियो बनती भी नहीं थी, उस टाइम पे होती थी ऑडियो कैसेट, ऑडियो में सुनते थे हम। वो बोलते थे कि भैया तो माल के पैसे दे, 2500 3000 रुपये दे ऊपर, और हम तुम्हारी एल्बम रिलीज कर देंगे। पर एक अंदर ये चीज और भी थी कि इंसानियत के नाते कि भाई तू मेहनत भी करे और फिर ऊपर से पैसे भी दे, इस नाम का तो कोई फायदा नहीं। तो मैं बहुत कंपनियों में मैंने धक्के खाए, किसी ने वो गाने सुनते सब थे, बोलते थे अच्छे हैं भाई अच्छे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दिया किसी ने भी कुछ। फिर एक नानोंद धाम की कंपनी थी, नानोंद से, उन्होंने मेरे भजन सुने, उन्होंने मेरे भजनों का सारा खर्चा दिया, चाहे मेरे को प्रॉफिट कुछ नहीं दिया हो, पर उन्होंने जितने मेरे पैसे लगे थे वो सारे वापस दिए, वो मेरे को दिए और मेरी एल्बम का माल चुकवाया। उसी के दौरान मेरी शुरुआत हो गई थी इस लाइन में। फिर डीजे सॉन्ग में बहुत से भजन और गाने किए, मतलब कहने का वहां से आपको प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो गया। हाँ जी, तो ऐसे ही चलता रहा उस दौरान भाई, ऐसे डीजे मतलब शुरू हुए थे, उस दौरान अच्छा रिस्पांस मिला, एकदम से तो नहीं मिला, बाकी 2-3 साल लग गए थे उसमें। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप गायन के साथ साथ लेखन कार्य भी करते हो। हाँ जी। तो अब तक आपने कितने गाने लिखे हैं? मतलब गाने तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, जैसे पहले शुरू में रिकॉर्ड बनाना शुरू किया था, वो मेरा रजिस्टर गुम हो गया, और फिर एल्बम आती रही तो उनके दौरान मैं उनके वो रैपर इकट्ठे करता रहा कि भाई इतने गाने तुम्हारे हो चुके हैं। आज तक ये लगा लो अंदाजन 2,500-3 हजार से ऊपर मेरे गाने लिखे हुए होंगे। जैसे हर लाइन में एक आदर्श होता है, जैसे आपने लेखन कार्य शुरू किया, तो लेखन कार्य के दौरान आपने किसको अपना आदर्श माना? मेरे आदर्श और मेरे गाइडलाइंस करने वाले हैं जो मेरे चाचा है, जो मेरे गुरु भी है, वो अब फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। वो बाढ़ से करीबन 97-98 में उनकी डेथ हो गई थी, 98 पूरा प्रॉपर याद नहीं है। बाढ़ के 4-5 साल बाद वो एक्सपायर हो गए थे। यही पड़ोस में ही है मेरे चाचा गुरुजी खेमचंद, और उन्हीं ने मेरे को ये गाइडलाइन दी, उन्हीं ने मेरे को ये बताया कि हाँ भाई इस लाइन में ऐसी ऐसी ये चीज है, उनके सुन के वो फिर अपने अंदर। अच्छा, जो जैसे लेखन कार्य का तो आपको ने बता दिया कि गुरुजी खेमचंद जी रहे हैं, और जो गायन का मामला, जो गाने का जो मामला है, उसके गुरुजी कौन रहे? गायन का मामला और मेरा लेखन का मामला, मेरे गुरुजी एक ही हैं इस लाइन में। मैंने कभी गुरु बदले नहीं, ना अपनी मजबूरी के कारण, क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज है जो बस लाइन बता सकता है, चलना ना चलना वो अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुझे कैसे। कोई भी काम करोगे सबसे पहले आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि ये काम इसको प्रॉपर करेगा, इसके मतलब उसको अंदर धारण करके चलेगा, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते। जैसा दर्शक साथियों आप देख रहे हैं, जो सरवण भाई है, इन्होंने अपनी रागनी के दौरान और अपने जो गाने लिखने के दौरान और गाने गाने के दौरान पूरे हरियाणा या उत्तर भारत में अपना अच्छा नाम कमा है, लेकिन पैसा नहीं कमा पाए। ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि आर्थिक हालात आज भी मैं जैसे घूम फिर के देखा है, घर के हालात बिल्कुल नाजुक स्थिति है। तो मैं सरवण भाई ये पूछना चाहूंगा, इस दौरान आपने अपने आप को कैसे मतलब संभाला और कैसे काम चलाया अपना? भाई साहब यही नहीं है कि मैंने पैसा बहुत कमाया मैंने, और एक घर की कंडीशन ऐसी होती है, जैसे कि आपने घर का माहौल देखा है, इतने ज्यादा सदस्य हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम। और बड़े परिवार में अक्सर ये होता है कि रिश्तेदारियां भी बड़ी होती हैं, तो रिश्तेदारियों के हिसाब से कोई ना कोई घटना ऐसी होती रही। जैसे 2002 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उस टाइम पे मैंने परचून की दुकान कर रखी थी, पन्ना है अपना, उसमें जब तक मैंने काम किया, स्कूल की पढ़ाई उस टाइम में अपने जग्गू मास्टर के स्कूल में पढ़ता था, उस दौरान भी मैंने मतलब 7वीं क्लास से मैं अपना स्ट्रगल करने लग गया था। घर वालों की स्थिति देख के इनके ऊपर भी दबाव नहीं दिया कभी
मतलब 7वीं क्लास में मैं फेल हुआ था, तो उस टाइम पे खेतों में ये पक्की नाली बनती इनका काम चल रहा था। अपने ये नदी के पास खेत है अपने लो बड़ा घेरे हुए, उड़े पक्की नाली बना कर दी। तो मैं वहाँ काम किया, वहाँ से अपने स्कूल की ड्रेस लेके आया, किताब भी लेके आया, काम करके फिर एडमिशन करवाया। घर वालों की ऐसी हालत थी कि मेरा रुझान होगा इस संगीत लाइन में, कंपटीशनों में जाना, रात को घूमना। तो घर वाले बोले कि हम पढ़ा नहीं सकते तेरे को। तो मेरे को पढ़ने की भी ललक इतनी थी कि मैं पढ़ूँ भी और साथ के साथ ये भी काम करता रहूँ। मैंने वहाँ से मेहनत करके अपना वहाँ से किताब, तब से मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। घर वालों के ऊपर कोई वो नहीं रखा कि भाई उम्मीद मैं इनका सहारा लगा सकता हूँ, इनके ऊपर बोझ नहीं बन सकता। पिछले जो 1-1.5 साल से जैसा माहौल चल रहा है, साल सवा साल के लगभग हो गया कि शायद ही किसी कलाकार के पास में काम। हाल फिलहाल में अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो ये है भाई, जैसे कि अब फिलहाल में काम बंद है, पर इंटरनेट के जरिए कुछ ना हल्का फुल्का काम आ जाता है मेरे पास। और नहीं तो कोई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो मेरी मदद भी करते हैं, पैसे के हिसाब से भी करते हैं। हर एक दोस्त एक जैसा भी नहीं होता। और पैसा मैंने बहुत कमाया। अभी पिछले लॉकडाउन में आपने मेरा स्टूडियो भी देखा है। हाँ, देखा। 4.5 लाख रुपए के करीब मैंने उसमें लगाए। फिर नए साल पे वो काम मतलब स्टूडियो तैयार हुआ, तो मार्च में मेरे तकरीबन 23 तारीख से 7 तारीख तक के जागरण बुक थे। तो 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया, और जो पास में पैसा था उठा के भी वो मैंने सारा वहाँ पे लगा दिया, स्टूडियो में लगा दिया। हाँ, मेरे अवार्ड, मेरा सब कुछ सिस्टम मेरा स्टूडियो में ही पड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने पैसे भी कमाए, पर पैसे वो तकरीबन मेरे ऑफिस में और मेरी गाड़ियों में, मेरे कपड़े वगैरह, शूटिंग वगैरह, स्टेज पे अच्छा दिखना चाहिए कोई भी कलाकार है। क्योंकि घर का तो कोई बैग था नहीं, और जो मैं पैसे थे वो वही बात है भाई, कुआ की मिट्टी कुआ के लाग। ठीक बात है। ठीक है। अब सामान और बर्तन, अब सिस्टम ये हो रहा है कि जैसे सिचुएशन, और भी मैंने इस दौरान परचून की दुकान की थी पिछले लॉकडाउन में भी, क्योंकि घर की जीविका के लिए कोई ना कोई तो काम चाहिए, अदरवाइज उनको काम मैं कर नहीं सकता। क्योंकि दुनिया और गांव वाले ये बोलते हैं कि मैं परचून की दुकान कर ले, तब भी पहुंचे, अरे यार मासी जी इतना बड़ा कलाकार हो गए तू परचून की दुकान काम कर्म मान है। कर्म, मैं यही बोलता हूँ कि भाई अपना काम करने में कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं होती। देखो, जरूरी नहीं है कि हम जिस लाइन में खड़े हैं वो लाइन सदा चले। जरूरी ये है कि हम परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे उनके लिए 2 पैसे कमा पाएं। तो उसी तरह मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने ये लाइन जो चुनी, इसके अंदर आपको और संघर्ष कितना करना पड़ा? और संघर्ष तो भाई साहब वो बोलते हैं ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम वो अगर संग है। मतलब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और 10 आलोचना करने वाले होते हैं ना, उसमें एक साथ देने वाला हो तो वो 10 के मुंह बंद हो जाते हैं। देखो सरवण भाई, ऐसा है, आलोचना भी उसी की होती है जिसका कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब निष्क्रिय आदमी की तो आलोचना भी नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ अगर किसी की आलोचना शुरू होगी, कोई आदमी किसी का जिक्र करता है, वो अच्छा करता है, वो बुरा करता है, उसके अंदर कोई दम होता है, तभी वो जिक्र होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह मैं आपको मतलब मैं एक ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की बातों से ना घबराएं और अपने आप को मजबूती से तैयार रखें, हर कदम मजबूती के साथ उठाएं। चलो लाइन बदलते हैं। जैसे आपके जो गाने आए हैं, एक गाना तनबूज जो ऊपर वाले, एक मैंने बहुत ज्यादा सुना है, ये एक डीसी की साड़ी, इस तरह आपके और जो गाने हैं, को खास 2-4 गानों की लाइनें, खास 2-4 गानों की लाइनें, जैसे भी पहले राम दुलारी सब्जी की भरी पटाई बेचन आई राम दुलारी, वो गाना आज भी इस टाइम भी मतलब अपने धर्मवीर सांगी हैं और सांगी है, उनके सांगों में आज भी उस गाने पे डांस होता है, जैसे वो था। और तेरा छात पर चढ़ के लखाना ठेकना धार्मिक सॉन्ग है। एक बार झोल मार दे गोरा 52 गज के दामन की, मटकी टूट जाओगी मात मेरी छो माओगी। और जैसे कोरा तेरी रोज की लड़ाई मारेगी,
मतलब काफी सॉन्ग हैं। और बड़े बाप की बेटी, हमारी टपका छात चुबारे की बड़े दो बाप। बोल सुर में सुनाने की हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप दो बोल अपने सुर में, आप बेंजो भी बजाते हैं, मैं चाहूंगा कि बेंजो के साथ भी आप दो बोल सुनाएं। बेंजो के साथ कुछ और हो सकता है गाने के अलावा कोई नई चीज हमें सुनने को मिल जाए। आजकल ये जो है ना, ये बेंजो वगैरह गढ़वे वगैरह लुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, ये लुप्त हो गए थे भाई, क्योंकि ये मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि कभी अपने दिल कलाकार को एक चाहिए अपना माहौल, और ये मैं इसलिए रखता हूँ कभी रियाज करने के लिए या मनोरंजन खुद का भी चाहिए इंसान को, इसलिए मैं अपने पास आज जब आप ये दो लाइनें सुनाओगे तो ऐसे महामारी का दौर में जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं तो शायद उनके दिल को भी सुकून मिले, आपकी पुरानी चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। चलो जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे दर्शक मेरे को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा गांव मेरी बहुत सपोर्ट करता है, हालांकि पैसे से भी। और जब कलाकार कोई स्टेज पे खड़ा होता है तो उसको एक चीज चाहिए होती है, उसको सहानुभूति चाहिए होती है। इस चीज में मेरा गांव मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। अब सुनाइए। एक सॉन्ग लिखा था मैंने, मतलब सिचुएशन आपने देखी है, और कोई भी राइटर लिखता है तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, केवल ना कि भाई किसी को गिराना, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसी चीज उसको लिखनी नहीं चाहिए, कोई भी राइटर हो। तेरा नाम हरी किस्मत में कॉलेज था, नहीं घूमना तारा में, ओ ना मेरा बापू लग्या नौकरी, ना जकरा साहूकारा में, ओ कोई टोले छैल बराबर का, किस कंगले ते आ बेटी, तुम्हारी टपके छात चुबारे की, तू बड़े बाप की बेटी, तुम्हारी टपके छात चुबारे की, तू बड़े बाप की बेटी। बड़ा गजब का गाना था ये। एक वो डीसी की साड़ी वाली दो लाइनें और सुनना चाहूंगा मैं आपसे स्पेशल। एक बार देख लो, काफी दिन में क्योंकि कोई बात मैं बजाता था तब रियाज छूटने के बाद मैं थोड़ा, और वो चीज अलग है, ये अपना एक हरियाणवी साज है, इसमें स्वर ढूंढने भी पड़ते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस की भी बात हो जाती है, क्योंकि हर टाइम बजाते हैं तब तो इसकी बात है। वो किसे काटे ओले सोले चक्कर तना बता दूंगी, हाँ सरे आम तेरी छाती में गोली मरवा दूंगी, अरे यार डरा ना करते मारी, या है बात निराली से, राह चलते न टोके के डीसी की साड़ी से, तू राह चलते न टोके के डीसी की साड़ी से। जो भिवानी में जो शादी हुई थी वो फोगाट जो पहलवान अपनी लड़की है, हाँ जी, बबीता फोगाट की शादी में ये गाना बार बार बजाया गया था। और ये जो है ना, आपके गाने के बारे में स्पेशल अखबार में आपका ये जिक्र आया था कि बार बार डीसी की साड़ी हरियाणवी गाने के ऊपर फोगाट बहन ने और आने वाले मेहमानों ने बड़ा अच्छा गाया। हाँ, मेरे को पता चला था क्योंकि आमिर खान जी भी आए हुए थे वहाँ पे, आमिर खान जी ने भी डांस किया था इस सॉन्ग पे, और आज तक पे मैंने देखा भी था, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है सर के कई चीजों का हमें पता नहीं होता, क्योंकि एक सपोर्ट करने वाले बंदे उसको आगे लेके आते हैं। और मेरा अक्सर मेरे साथ ये हुआ है कि जो मेरे सॉन्ग हिट हैं उनमें मेरी सिंगर लिपसिंग नहीं दी गई, क्योंकि बहुत कलाकार ऐसे हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, जो आज के स्टार बने हुए हैं, वो मेरे साथ और मेरे से पीछे भी आए हैं, वो आज के दिन ये बोल रहे हैं कि हाँ हम स्टार हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब मेरी नई फ्रेंड एल्बम आई थी तो उसमें एक सुरेश पुनिया का, 2 सुरेश पुनिया के गाने थे
और 6 गाने मेरे थे। उसमें ना तो मेरा नाम था ना मेरा फोटो था। और बहुत सी एल्बम ऐसी आई हैं जिन्होंने मॉडलिंग अपने जैसे विजय वर्मा है, और वो सिंगर लिपसिंग देने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि इस हरियाणा की एक मेन मजबूरी ये रही है कि अपने आप को दिखाना। और जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है इस लाइन की, उनको कभी इन लोगों ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, ना कभी ये दिखाया कि हाँ इस चीज़ का हकदार ये है। बिल्कुल। देखो, ज़्यादा तो आपकी लाइन का मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ, आप अच्छे कलाकार हैं और अपनी मजबूती और अपना दम बना के रखिए और मेहनत करते रहिए। बिल्कुल। एक आजकल पिछले 4-5 दिनों से एक गाना और आया है आपका, मैं लगातार सुन रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे देखा था वो गाना, बड़ा अच्छा ट्रेनिंग में है, उसके भी 2 बोल मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। अभी मैंने गाना काफ़ी साल पहले लिखा था और अभी 3-4 दिन पहले रिलीज हुआ है, और गाया है भाई विकास ने, म्यूजिक GR का है। उसकी लाइन ऐसी है कि मतलब एक रियलिटी जो राइटर होगा ना, और या कोई मास्टर लगा लो या कोई पत्रकार लगा लो, वो एक समाज का आईना होता है, और वो अगर समाज की बीमारियां और अच्छाइयाँ और बुराइयां नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। ठीक है। एक कलाकार ऐसी चीज होती है, समाज को बुरे दौर की तरफ भी वही ले जाता है और अच्छे दौर की तरफ भी वही ले जाता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी कलाकारों से, ऐसे सॉन्ग निकाले जिनको अपना पूरा परिवार सुन सके और पूरे घर में बैठ के देख भी सके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो वो गाना ऐसे था, हेर किले बेच बेच के सटार नहीं बनते, गाड़िया में घूमे कलाकार नहीं बनते, वो धोले कुड़ते समाए साहूकार नहीं बनते, किले बेच बेच के सटार नहीं बनते, गाड़िया में घूमे कलाकार नहीं बनते। और ये दौरान इसे एक और बात बताऊंगा इसके दौरान, ये रगावा कोई गाना कोई होठ हिलावे, कोई मार मार ढूंगेरा कमाई करे जावे, इज्जत न बेच रोजगार नहीं बनते, किले बेच बेच के सटार नहीं बनते, गाड़िया में घूमे कलाकार नहीं बनते। दूसरी कली में मैं उसमें जिक्र किया, ये कवियां का ओढ़ नहीं तोड़ पावा बात का, कि कवि बहुत ज्यादा पर बात का निचोड़ नहीं लिख रहा। भाई इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज हम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, सबसे पहले उस शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए, जब हम दुनिया को बता सकते हैं। बहुत से गाने आप सुनते हो आजकल डीजे पे हिट चल रहे, उन सॉन्ग का उन वर्डों का कोई मतलब नहीं होता। गावे कोई गाना कोई होठ हिलावे, कोई मार कविया का ओढ़ नहीं तोड़ पावा बात का, और कई कलाकार झाड़े रोब जात पात का, क्योंकि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, वो सबका एक समान होता है। वो गंदे गाने गाए संस्कार नहीं बनते, किले बेच बेच के सटार नहीं बनते, और गाड़िया में घूमे कलाकार नहीं बनते। फिर एक कवि की एक और बात होती है, 4 कली लिखे या 5 कली लिखे, आखिरी कली खुद राइटर की होती है। वो अपनी भावना फिर उसमें बताता है कि वो कुछ भी लिख सकता है, या अपने गांव का नाम लगा सकता है। और मेरे गाने तकरीबन मेरा नाम नहीं मिलेगा, केवल बड़म्बिया मिलेगा, इसलिए मेरा गांव मेरे से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि मैं अपना नाम छुपा के अपने गांव का नाम बढ़ाता हूँ। और अपन ही देखा मारा बोर बढ़ाई, खाम खा बोलम्बिए क्यों लेवर बुराई, चोरी के शब्द हथियार नहीं बनते, किले बेच बेच के सटार नहीं बनते, गाड़िया में घूमे कलाकार नहीं बनते। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया सुन के। दर्शक साथियों ने भी, मैं चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि मजा आया होगा। तो इसके साथ ही शरण भाई, मैं आपको एक बार फिर अपने जो आपका गाना जो आया उसके लिए बहुत शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। और आशा करूंगा कि आप लगातार, वैसे तो बड़म्बा गांव कलाकारों का गांव, यहाँ पर अनेक छुपी हुई प्रतिभाएं भी हैं जो अपना नाम सामने ना लाके गांव का नाम सामने लाना चाह रहे हैं, या फिर नाम के साथ भी जो अपना गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सभी को ये बताना चाहूंगा, हरियाणा वासियों को, एक तरफ हरियाणा के कलाकार और एक तरफ बड़म्बा गांव के कलाकार, ऐसी धरती जिसने बहुत से कलाकार दिए हैं। मैं
एक बार फिर आपको इसके लिए बधाई दूंगा सरवण भाई, और धन्यवाद। आपने अच्छा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक साथियों के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना संदेश बताएं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दौर में? मैं एक मतलब इतना बड़ा वो इंसान तो हूँ नहीं कि मेरा संदेश कलाकार हैं पूरी आप, फिर दुनिया भी। सुने, पर जिनको अच्छा लगे कि संदेश है, बिल्कुल प्यार प्रेम से रहो, किसी की मेहनत ना खोसो, अगर हो सके इस दौरान में किसी ना किसी की मदद करो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है अपने भारत देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बुरा टाइम चल रहा है। इस दौरान अपने आपसी मतभेद मिटा करके जिस इंसान को मदद की जरूरत है, रियलिटी में मदद की जरूरत, उसकी मदद करो और एक प्यार का दीप जलाते चलो और प्यार का संदेश देते चलो। तो मैं आप सभी दर्शक साथी जो ये मेरा प्रोग्राम जो देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा, अगर प्रोग्राम जैसी रिकॉर्डिंग के अंदर या हमारी बातचीत के अंदर कोई अगर कमी आपको नजर आए तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके अंदर ये कमी थी और सामने आपने ये पूछना था, ये करना था। तो जरूरी होता है सामने वाला जो देखने वाला ये कमी बता सकता है, तो परिपूर्ण तो कोई होता नहीं। तो आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बचे रहिए बीमारी से, मास्क लगाइए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और लगातार अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।